हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार देव स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी की एक नई ब्रांच को पुटअप किया था, प्लांट पैथोलॉजी को। प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में लगने वाले रोगों, उनके कारकों, ठीक है, उनके नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है, वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। उसके अंदर अपन ने अपना चैप्टर नंबर 6 जो था उसको स्टार्ट किया था, 6 नंबर चैप्टर को शुरू किया था। चैप्टर में था क्या, चैप्टर का नाम था, चैप्टर की हेडिंग थी अपनी कि खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग। क्या हेडिंग थी? खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग। तो अपन ने स्टार्ट कर लिया था, उनमें से एक रोग उठाया था डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा अपन ने स्टार्ट किया था। उसको अपन ने कर लिया था अपने 2 अवस्थाओं तक कि भाई उसकी 2 मुख्यतः अवस्था होती है। एक तो होती है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरी क्या होती है? ग्रीन ईयर स्टेज। 2 स्टेज थी, उन दोनों स्टेजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम उसके पैथोजन यानी कि रोगजनक की बात करेंगे और साथ ही साथ उसका कंट्रोल करेंगे। अपन ने कल क्या पढ़ा था उस रोग के बारे में कि बाजरा के अंदर इस रोग को स्थानीय रूप में जोगिया रोग कहा जाता है ना, और यह रोग 10 से 70% बाजरा की फसल में नुकसान पहुंचाता है। साथ ही अपन ने उसकी 2 अवस्थाओं का भी अध्ययन किया था। पहली अवस्था थी डाउनी स्टेज, दूसरी थी ग्रीन ईयर स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसके लक्षण जो है वो किस पे दिखाई देते हैं? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर सफ़ेद पीली धारियाँ बन जाती है और रोग की जो विकराल या फिर अपन कह सकते हैं कि रोग का जो उच्चतम प्रकोप होता है उस दौरान पत्तियां जो होती है वो ऐंठी हुई, मुड़ी हुई, झुर्रीदार हुई अपने को दिखाई देती है। पौधा बौना रह जाता है, पीला पड़ जाता है। फिर दूसरी स्टेज अपन ने क्या पढ़ी थी? ग्रीन ईयर स्टेज। ग्रीन ईयर स्टेज के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि इसके लक्षण जो है वो कहाँ दिखाई देते हैं? पुष्प क्रम पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? पुष्प क्रम पर। क्या होता है कि बाजरा का जो पुष्प क्रम होता है उसके अंदर या फिर बाजरा का जो पौधा होता है उसमें या तो बाली बनेगी नहीं, या तो बालियाँ बनेगी नहीं। अगर बनेगी तो या तो संपूर्ण बाली, क्या, या तो संपूर्ण बाली या फिर आधी जो बाली का जो निचला हिस्सा है वो पत्ती के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। किसके समान है? जसलाई के लीफ, पत्ती के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हरित बाली अवस्था कहते हैं। तो ये अपन ने जो कल पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज हो गया आज के लिए, और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं उस रोग के पैथोजन के बारे में। तो पैथोजन या बोलते हैं रोगजनक, ठीक है। इस रोग का रोगजनक क्या होगा? रोगजनक है इसका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक। ये है क्या भाई? ये है कवक। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसे रोगजनक की हेडिंग लगा करके क्या लिखेंगे? यह रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। क्या लिखेंगे? यह रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के कारण होता है। ये क्या होता है? यह कवक, इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह कवक मिट्टी या मृदा और बीज
मिट्टी या बीज पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या रहेगा रोगजनक में? यह रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यह कवक मिट्टी या बीज पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह कवक मिट्टी या बीज पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखो इसका मैनेजमेंट। कवक रोगजनक हो गया, किसके द्वारा फैलाया जाता है? कवक के द्वारा। अगर ये पूछे कि बाजरा के अंदर हरित वाली रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है, बाजरा के अंदर हरित वाली रोग किसके द्वारा होता है या कौन उसका रोग कारक है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपना आंसर क्या होना चाहिए? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के कारण। ये ध्यान में रखना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला क्या है? कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है? एक फंजाई है या क्या है? कवक है। अब देखो आगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेडिंग लगा करके अपन लिखेंगे तो पहला मैनेजमेंट अपना आएगा कल्चरल मैनेजमेंट। पहला क्या रहेगा? कल्चरल मैनेजमेंट। इसमें देखो अपन लिखेंगे एक नंबर क्या रहेगा? डीप समर प्लोविंग अर्थात ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे अपन? फसल की कटाई के बाद फसली अवशेषों को, जो पौधे की पत्तियां हैं, डंठल हैं, वो बचते हैं, फसली अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसली अवशेषों को जला करके नष्ट कर देना चाहिए। और तीसरा क्या रहेगा? स्वच्छ यानी साफ है और प्रमाणित बीज का चुनाव करना चाहिए। स्वच्छ एवं प्रमाणित बीज का ही चुनाव करना चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं, अपने जब फसल की बुआई करते हैं तो जैसे इस साल अपनी खेत के अंदर बाजरा की अच्छी फसल हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसी बाजरा के बीज को अगली साल इसी सीज़न के अंदर बुआई हेतु बीज के रूप में काम में ले लेते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। सबसे गलत बात है। अगर अपन ये लेते हैं ना तो बीजों को उपचारित करके बुआई करो। अगर अपन अपने घर का बीज लेते हैं ना तो उनको क्या करना चाहिए, अपने को उपचारित करना चाहिए। पहले अपन क्या करते हैं, सीधा ही घर से लिया ले चले, या फिर अपनी क्या आदत रहती है कि किसी दूसरे पड़ोसी के खेत में अगर अच्छी फसल हो, जैसे मान लो कि किसी के खेत में मूंग की अच्छी फसल खड़ी है, अपन क्या करते हैं कि उससे फसल की जब बुआई करेंगे, नेक्स्ट टाइम में फसल की बुआई करेंगे तो अपन उसके पास जा कर के बोलेंगे कि भाई तेरे खेत में पिछली बार अच्छी फसल थी, वो बीज हमको भी चाहिए। तो हम सीधा वो उससे बीज लेकर के आकर के अपने खेत में उसकी बुआई कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। बहुत सारे रोगों के और कीटों के उसके बीजों के ऊपर अंडे या फिर किसी भी अवस्था में निषिक्तान के रूप में, स्पोर के रूप में, किसी भी रूप में जो बीजाणु के रूप के अंदर ये कवक बैक्टीरिया ये सारे के सारे बीजों पर पाए जा सकते हैं। इसलिए सीधा बीज नहीं लेना चाहिए। बीज स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और प्रमाणित होना चाहिए। उन्हीं बीजों का अपने को चुनाव करना चाहिए। ये हो गया इसका कल्चरल मैनेजमेंट। क्या हुआ है,
पहला डीप समर प्लोइंग, अर्थात गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। जो अपन करते हैं ना, अपन बोलते हैं कि डिस्क कटा दी, खेत में बान करा दी, है ना, तो वो क्या है, डीप समर प्लोइंग, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई है वो। उसके बाद अपने बाजरी की फसल की कटाई कर ली, कूड़ा पाड़ा बांध लिया, अभी के बाद में जो बचता है ना, अवशेष जो बचता है, उन सारे फसली अवशेषों को क्या करना चाहिए, अपने को एकत्रित करके जला देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के कोई रोगजनक या फिर कोई छोटे मोटे कीट पतंगों के कोई अंडे उनके ऊपर हो तो वो जल करके नष्ट हो जाए, अपने खेत के अंदर न रहे। और स्वच्छ और प्रमाणित बीज का ही चुनाव करना चाहिए। अब देखो भाई, सेकंड नंबर आता है अपना बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि जैविक प्रबंधन। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, देखो दूसरा है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें देखो क्या करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में कि बीजों को ना अपन बीजों को स्यूडोमोनास, बीजों को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा कल्चर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीजों की स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या फिर ट्राइकोडर्मा, ये क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्या करते हैं, इस रोग के जो कवक जो होता है ना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो कवक है, उस कवक की वृद्धि को ये बैक्टीरिया जो है ये रोक देते हैं, एक प्रकार से उसका प्रभावी नियंत्रण करते हैं। तो बीजों की बुआई से पहले बीजों को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया के कल्चर से उपचारित करके ही बुआई करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि रोगरोधी किस्मों का छिड़काव करना चाहिए, इस रोग के रोधी किस्मों का, अर्थात ऐसी किस्में जिसमें ये रोग न लगे। कौन सी है उसमें, एक है WCC 75, WCC 75 है, पूसा मोती है, पूसा मोती WCC 75, ICMH 451, पूसा मोती ICMH 171। ठीक है, इन किस्मों का इत्यादि किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि ये रोग न लगे। इस रोग के लिए रोधी किस्में हैं, अर्थात इन किस्मों के अंदर ये रोग नहीं लगता। अपन इनका यूज करेंगे तो ये रोग जो है अपनी फसल के अंदर नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन केमिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, केमिकल मैनेजमेंट, रोकते हैं इसको, प्रभावी नियंत्रण है ये। केमिकल मैनेजमेंट, इसमें देखो बच्चों क्या करेंगे अपन कि मेटालिक्सिल रसायन है, या इसको मार्केट में बोलते हैं एप्रोन SD35, एप्रोन SD35। इसकी कितनी मात्रा लेनी है, 6 ग्राम प्रति केजी सीड, प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजों को क्या करेंगे भाई, इससे उपचारित करेंगे। या तो इससे मेटालिक्सिल एप्रोन SD35 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करेंगे, या 2.5 ग्राम मैनकोजेब, या इसके अलावा अपन ले सकते हैं 2.5 ग्राम क्या मैनकोजेब।
क्या ले सकते हैं बच्चों, मैनकोजेब। इन दोनों रसायनों में से किसी भी एक को, इसको 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, इसको 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेकर के बीजों का उपचारित करना चाहिए, बीजों को उपचारित करना चाहिए और उपचारित किए गए बीजों को ही बुआई हेतु उपयोग में लेना चाहिए। अब देखो सेकंड इसके अंदर क्या रहेगा कि बुआई के 21 दिन बाद मैनकोजेब, बुआई के 21 दिन बाद क्या लेंगे, मैनकोजेब। कितनी मात्रा में मैनकोजेब, बुआई के 21 दिन बाद मैनकोजेब लेंगे 2.5 ग्राम प्रति लीटर, 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में। या लेंगे अपन रिडोमिल MZ72, रिडोमिल MZ72 2 ग्राम, ये कितनी लेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। जब फसल की बुआई के 21 दिन हो जाए उस दौरान क्या करेंगे, मैनकोजेब 2.5 ग्राम या रिडोमिल MZ72 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके या प्रति लीटर पानी में घोल करके फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। तो देखो बच्चों, आज अपन ने बाजरा का जो रोग था, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा या फिर ग्रीन ईयर बाजरा, ग्रीन ईयर कोकल जो बाजरा का रोग है, हरित बाली रोग या फिर मृदुल रोमिलासिता रोग, उन दोनों रोगों को आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दोनों का जो एक कह सकते हैं कि दोनों रोग एक दूसरे से कंबाइन हैं। अगर मृदु रोमिलासिता रोग में पौधा नष्ट हो जाता है तो हरित वाली अवस्था नहीं आएगी। अगर मृदु रोमिलासिता रोग के लक्षणों को प्रकट करके पौधा उससे उभर करके आगे बढ़ जाता है तो कौन सी स्टेज आती है, हरित वाली अवस्था आती है, जो अपन ने कल पढ़ा था ना। तो दोनों रोग एक दूसरे से कंबाइन हैं। किस प्रकार से उनका अपन नियंत्रण कर सकते हैं, कौन सा उसका रोग कारक है अर्थात रोगजनक है, किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, नाम क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक, ठीक है। और मिट्टी और बीज के ऊपर वो अविकल्पी परजीवी के रूप में रहता है। इस प्रकार से अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तीनों माध्यम अपन ने पढ़े हैं, कल्चरल मैनेजमेंट यानी कि शस्य प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और केमिकल मैनेजमेंट, तीनों प्रकार के मैनेजमेंट अपन ने पढ़े हैं। इनसे अपन उसको प्रभावी रूप से उसकी रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। आज की अपनी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।